Everyone, today we are going to continue with what we started in previous lectures, that is class 9th of chapter 1 history, the French Revolution. This is part 3 of the chapter. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रांस में रेवोल्यूशन कैसे हुई और वहाँ पे डिफरेंट रिजीम्स में कैसे वहाँ पे लोगों लॉस वगैरह लाए गए, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और लास्ट तक हमने ये देखा था कि नेपोलियन का राइज कैसे हुआ था. अब इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे वुमेन का क्या रोल था, स्लेवरी के बारे में डिस्कस करेंगे, नेपोलियनिक वॉर्स और नेपोलियन ने वहाँ पे क्या किया था आफ्टर इट्स राइज, और एट द एंड हम ये देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या था वर्ल्ड वाइड. सबसे पहले रोल ऑफ वुमेन की बात करते हैं. तो रोल ऑफ वुमेन बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जब रेवोल्यूशन हुई 1789 में, तो उससे पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि शॉप्स वगैरह को लूटा गया था और बहुत मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे, फोर्ट्स पे अटैक किया गया था. तो इन सभी चीज़ों के ऊपर वुमेन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था. वुमेन का भी इक्वल पार्टिसिपेशन था जो मैन का था. बट ये चीज़ देखी जाती थी कि उस टाइम पे वुमेन लेस एजुकेटेड होती थी और जनरली अपने घरों के काम या फिर हाई क्लास के सर्वेंट्स की तरह काम करते थे. एक रेप्यूटेड वर्क नहीं करते थे जैसे कि मैन करते थे. थोड़ा इंफीरियर स्टेटस था उस टाइम पे वुमेन का, डिस्पाइट कि उनका रेवोल्यूशन में बहुत मेजर योगदान था. तो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि वुमेन ने यहाँ पे फ्रांस के फ्लैग को उठाया हुआ है अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए. साथ ही में अगर पीछे हम ध्यान से देखें तो धुआं भी दिख रहा है, जो कि एक आउटरेज को दिखा रहा है, अपने प्रोटेस्ट के साइन को दिखा रहा है. और ये सारी वुमेन्स एक साथ होने की वजह से ये यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी को भी वहाँ पे शो करता था. साथ ही में ये एक लिबर्टी का भी सिंबल बनता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रांस में वुमेन ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस रेवोल्यूशन में. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि रेवोल्यूशन होने के बाद फ्रांस में डिफरेंट क्लब्स बनने शुरू हो गए थे. जैसे कि हमने जैकोबियन क्लब की बात करी थी और जैकोबियन रिजीम की बात करी थी. सिमिलरली उन्हीं ग्राउंड्स पे वुमेन के भी क्लब्स बनते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लब था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन क्लब, जो कि बहुत फेमस था. इन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स वगैरह भी इस्टेब्लिश किए थे और अपने आइडियाज़ न्यूज़पेपर के थ्रू फैलाया करते थे. बट जब 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसमें वुमेन को पैसिव सिटीज़न का रोल दिया जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और वुमेन को वोटिंग का राइट नहीं मिलता. अपने आप के साथ जस्टिस करने के लिए वुमेन हर रिजीम में अपनी आवाज़ उठाती है, फ्रांस की वुमेन्स, और राइट टू वोट डिमांड करती है. बट हर रिजीम में एक डिफरेंट इम्पैक्ट करता है वुमेन के ऊपर. हर गवर्नमेंट एक डिफरेंट रोल प्ले करती है उस दौरान. जैसे कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट 1791 के बाद फॉर्म हुई, उन्होंने वुमेन की लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश करी थी. जैसे कि स्कूल्स बनवाए थे और कंपलसरी कर दिया था कि वुमेन की एजुकेशन मस्ट है, गर्ल्स को स्कूल भेजा जाना चाहिए. फादर के पास ये राइट नहीं था कि वो मैरिज का डिसीजन ले पाए अपनी बेटी के नाम पे. और जो मैरिज के बाद डिवोर्स के भी राइट्स थे, वो भी जो मेन को मिलते थे वही वुमेन को भी मिले. बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिसिंग थी, वो राइट टू वोट था फॉर वुमेन, जिसके थ्रू ये चीज़ शो होती थी कि वो पैसिव सिटीज़न की तरह ही ट्रीट किए जाते थे. उसके बाद जब 1794 में रेन ऑफ टेरर होता है, तो जो वुमेन क्लब्स वगैरह होते थे, जैसे कि
हमने अभी डिस्कस किया रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन क्लब, उन सबको बैन कर दिया जाता है और जो वुमेन के राइट्स होते थे उनको छीन लिया जाता है। और ये चीज़ काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहती है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स, नेपोलियन की रिजीम में भी ये चीज़ कंटिन्यू रहती है। बट धीरे धीरे हर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ साथ वुमेन्स को थोड़े थोड़े राइट मिलते जाते हैं, जैसे कि पुराने जो राइट्स होते थे वो वापस मिलने लग गए थे। बट एट दी एंड जब हम ये बात करते हैं कि वुमेन को वोटिंग का राइट कब मिलता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का राइट कब मिलता है, तो वो फ्रांस वुमेन को वोटिंग का राइट 1946 में देता है। जिन वुमेन्स का रोल 1789 की रेवोल्यूशन में भी था, स्टिल वुमेन को वोटिंग का राइट फ्रांस में 1946 में आके मिलता है। इवन कि आप इंडिया के केस में भी देखें तो इंडिया को भी जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस मिलती है, इंडिया को वोटिंग का राइट मिलता है। बट फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में वोटिंग का राइट वुमेन को बहुत लेट मिला था। इसलिए उस टाइम के बाद से एक नई रिजीम, एक नया रेवोल्यूशन माना जाता है वुमेन्स के केस में भी, वुमेन के राइट्स के केस में भी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्लेवरी के बारे में। तो स्लेवरी क्या होती थी उस टाइम पे, कि जो यूरोपियन पावर्स होती थी जैसे फ्रांस, ब्रिटिश, स्पेन, पोर्चुगल, नीदरलैंड्स, ये सारी कंट्रीज़ जहाँ पे भी अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करती थी वहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करती थी। इसके अलावा जो उनकी कॉलोनीज दूसरी कंट्रीज़ में होती थी या दूसरी कंट्रीज़ जो उनकी कॉलोनीज होती थी वो वहाँ पे भी प्लांटेशंस और फार्मर्स वगैरह की तरह एक्ट करते थे। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उगाते थे जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ऐसी चीज़ें उगाते थे ताकि वो वर्ल्ड वाइड उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर पाए। जैसे कि इंडिया के केस में टी, कॉटन, जो भी चीज़ जहाँ पे भी जिस भी कंट्री में प्रिवेलेंट होती थी वहाँ पे उगाने के लिए। तो जब इन सब क्रॉप्स को उगाने के लिए फार्म्स के अंदर लेबर की कमी होती थी तो वो दूसरी कंट्री से लोगों को एज अ स्लेव बना के दूसरी कंट्री में लेके जाते थे और वहाँ पे फार्म्स के अंदर उनसे काम करवाते थे, क्योंकि वो खुद काम नहीं करते थे, दे एक्ट एज सुपरवाइज़र, बट वहाँ के लोगों से जो स्लेव्स बन के गए उनसे काम करवाते थे। इस मैप में अगर हम देखें तो ये एक स्लेव ट्रेड ट्रायंगल मानते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होता था और इसी तरह वर्क करते थे कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट होते थे वहाँ से यूरोपियन पावर स्लेव्स को अमेरिका लेके जाती थी, लोगों को बांध के शिप्स के थ्रू अमेरिका लेके जाती थी। अमेरिका में उनसे काम करवाते थे फार्म्स के अंदर। बहुत ही एडवर्स लाइफ थी उनकी, बिल्कुल कोई राइट नहीं होते थे, सैलरीज नहीं होती थी, फैमिली से मिलने के लिए वापस नहीं आने दिया जाता था और बहुत प्रॉब्लम्स होती थी जो स्लेव की तरह लोग जाते थे। इसके बाद जो स्लेव का कल्टीवेशन, जो स्लेव क्रॉप कल्टीवेशन वगैरह करते थे वो एज अ रॉ मटेरियल बन के यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था। और ये जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट होता था, ये जो रॉ मटेरियल होता था, यही प्रोडक्ट फिनिश गुड बन के, मैन्युफैक्चर्ड गुड बन के वापस उन्हीं कॉलोनीज़ में भेज दिया जाता था उन्हीं के प्रोडक्ट की तरह फॉर द सेलिंग। तो मान लेते हैं कि अगर एक एग्जांपल से अगर हम समझें तो एक स्लेव अफ्रीका से अमेरिका जाता है, वहाँ पे टी प्लांटेशन करता है या फिर हम कह सकते हैं कॉटन प्लांटेशन करता है। कॉटन जो यहाँ पे उगती है अमेरिका के अंदर, वो कॉटन रॉ मटेरियल बन के एक्सपोर्ट होती है इंग्लैंड में और इंग्लैंड वहाँ से उसी कॉटन से क्लोथ्स बना के, कपड़ा बना के वापस अपनी कॉलोनीज़ में एक्सपोर्ट कर देता था।
तो इसका फ़ायदा यूरोपियन पावर्स को ये होता था कि उनका कोई भी खर्चा नहीं होता था, उनका काम भी हो जाता था, और जो उनका प्रॉफिट होता था बहुत हाई होता था, उसका मार्जिन बहुत हाई होता था, क्योंकि ना उनको स्लेव्स को पैसे देने पड़ते थे, ना रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता था, ना टैक्सेस देने पड़ते थे। और जो उनकी कॉलोनीज़ होती थी वहाँ पे वो उस चीज़ को सस्ते में बेच सकते थे। इसके बारे में बहुत क्रूशियल टर्म जो इंडिया के केस में भी दी गई थी, दैट वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड यूरोपियन पावर्स इसी चीज़ को फॉलो करते थे। तो ये जो स्लेव ट्रेड होती थी ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होती थी, बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। इवन कि कुछ पोर्ट सिटीज़ थी, बॉर्डॉक्स और नाइंटेस करके, जो कि सिर्फ स्लेव को भेजने के लिए और स्लेव ट्रेड के लिए फेमस होती थी। अब ये जो स्लेव्स होते थे कि ये सारे स्लेव्स सिर्फ अमेरिका में भी जाते थे, कुछ यूरोप में भी जाते थे। बट जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है उसके बाद ये चीज़ देखी जाती है कि वहाँ पे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो ये चीज़ फॉलो करते हैं कि स्लेवरी को धीरे धीरे कम किया जाए, एबॉलिश किया जाए। हेंस जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और जो लॉज पास करते हैं उसमें जो यूरोपियन कंट्री होती है, जो एक्चुअली फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस के अंदर स्लेवरी को पहले एबॉलिश कर देते हैं। और जो जैकोबियन रेजीम होती है 1794 में, वो स्लेवरी को एबॉलिश करती है फ्रेंच कॉलोनीज़ में। लेकिन ये चीज़ देखी जाती है जब 1804 में नेपोलियन की रेजीम शुरू होती है तो स्लेवरी को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जाता है। एट द एंड जो फ्रेंच कॉलोनीज़ होती थी 1848 तक आते आते स्लेवरी को एबॉलिश हर कॉलोनी में कर दिया जाता है। तो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के बाद अब हम एक बार नेपोलियन की बात करते हैं। डिक्टेटरी रूल्स के बाद नेपोलियन का राइज होता है, जो कि 1796 के बाद बहुत प्रिवेलेंट हो जाता है। एंड फाइनली 1804 आते आते नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का एम्पायर घोषित करते हैं। नेपोलियन की एक आइडियोलॉजी थी, एक इच्छा थी कि पूरे यूरोप में, वर्ल्ड वाइड भी फ्रांस का परचम लहराया जाए। एटलीस्ट यूरोप के अंदर फ्रांस एक डोमिनेंट पावर हो और वही रूल करे यूरोप के मेजर पार्ट पे। हेंस इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए यूरोप में नेपोलियन बहुत सारी वॉर्स लड़ते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ। और जब वो वॉर वहाँ पे जीतते थे तो अपनी फैमिली के ही कुछ मेंबर्स को वहाँ पे एज अ क्राउन प्रिंस या मोनार्क घोषित कर देते थे। नेपोलियन अपने आप को एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप देखते थे और एक फ्रेंच वे को इम्प्लीमेंट करवाने की, जहाँ पे वो वॉर जीतते थे, कोशिश करते थे। जैसे कि डेसिमल सिस्टम जो फ्रांस में यूज़ होता था उनको, या फिर जो फ्रांस में तौर तरीके यूज़ होते थे, उन सब चीज़ों को अपनी जीती हुई लैंड के ऊपर वो फॉलो करवाने की कोशिश करते थे, उन कंट्रीज के ऊपर वो फॉलो करवाते थे। तो जब भी ये वॉर्स होती थी, नेपोलियन का राइज दो तरीके से देखा जाता था। पहला, उन कंट्रीज में जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं होता था, लोग वहाँ पे अपने मोनार्क के साथ खुश नहीं थे, वहाँ पे नेपोलियन आर्मीज को एज अ लिबरेटर देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि नेपोलियन के साथ वॉर के बाद जब नेपोलियन की जीत होगी तो वहाँ के लोग एक नई फ्रीडम को एंजॉय करेंगे। वेयर एज जहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होता था, जहाँ पे किंग पावरफुल होता था, बट लोग किंग को सपोर्ट करते थे,
ऐसी जगह पे नेपोलियन आर्मीज को इन्वेडर्स की तरह देखा जाता था, और ये इन्वेडर्स की तरह देखे जाने का एक इम्पैक्ट पड़ता है कि बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, पर्शिया, ये सारी कंट्रीज मिल के एक अलायंस बनाती है, और वो अलायंस नेपोलियन के साथ एक वॉर लड़ते हैं। वो वॉर बैटल ऑफ वाटरलू कहलाती है। वाटरलू आज के प्रेजेंट डेट में बेल्जियम का पार्ट है, और इस वॉर का रिजल्ट ये होता है कि नेपोलियन हार जाता है फाइनली, और जो उसकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, वे होता है, उस चीज़ पे एक रोक लगती है। मगर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडियाज निकलते हैं, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी या डेमोक्रेटिक राइट्स और मोनार्की के खिलाफ रेवोल्यूशन जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तब भी प्रिवेलेंट होती है, और वर्ल्ड वाइड इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो इवेंट्स हुए, उसको एज एन एग्जाम्पल वर्ल्ड में देखा जाने लगा, और उसको फॉलो किया जाने लगा, और बहुत सारी कंट्रीज ने आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन उन आइडियाज़ को अपनी कंट्रीज में अडॉप्ट किया इन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन, जिसका इम्पैक्ट आज की डेट में भी हर कंट्रीज में किसी न किसी फॉर्म में, जहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो होती है, देखा जाता है। जैसे कि इंडिया में भी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं, हमारे प्रियम्बल में यूज हुए हैं, और एक हमारी आइडियोलॉजी की तरह बिलीव है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। प्लीज टेल यू लाइक द चैप्टर एंड डू गिव योर फीडबैक। थैंक यू।